हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में हम लोग अभी भारतीय राज व्यवस्था देख रहे हैं और भारतीय राज व्यवस्था के क्रम में आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो जो है वो भारतीय राज व्यवस्था का ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि घटना चक्र बुक से एज इट इज़ लिया गया है और उसके सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इतिहास के भी मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और दोनों हम लोगों ने ख़त्म कर रखा है और ज्योग्राफी भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसका भी 2-3 वीडियो है अवेलेबल और जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो आपने एक पढ़ा होगा अनुच्छेद 66 का 1। अनुच्छेद 66 के 1 के तहत ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है और संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक तो को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि देखिए, आपने पढ़ा होगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर जो है वो ए का मान स्पष्टीकरण भी है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर हम लोग उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 89 का ए और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही हैं, यह आपको बताने हैं। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ये गलत है, क्योंकि जनता के सदन नहीं, ये बल्कि राज्यसभा होना चाहिए, ना कि लोकसभा। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए, तो ये एक तो जो है वो गलत है। आगे कह रहा है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 67 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति जो है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कह रहा उसको एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, ये भी गलत है। तो पहला और चौथा जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ आपसे पूछ रहा कौन सही नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं समान बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो उससे हटाया जा सकता है, इसलिए उसको एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यह जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, बिल्कुल सही है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। कह रहा उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई भी औपचारिक दायित्व जो है वो नहीं होता है। आगे कह रहा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो उसके संविधान के अनुच्छेद 67 के ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट के एक ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है
जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा भी सहमत हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य परिषद के। लेकिन ध्यान रहे कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उसे दे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। वहीं भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के 1 के तहत। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार इसीलिए नहीं दिया गया है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसको प्राप्त है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा के अगर सभापति की हम लोग बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये बात कर रहा है राज्यसभा की, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। यह बात कर रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन और बीबी गिरी की। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो 1949 से लेकर 1952 तक रसिया में भारत के राजदूत थे, ठीक है। और बीबी गिरी की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये 1947 से लेकर 1951 तक श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त थे। उस समय श्रीलंका का पुराना नाम हुआ करता था सिलोन, ठीक है। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो किस किस ने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हाँ, इन्होंने 1979 से लेकर 84 तक रहे हैं। फिर कह रहा है फरुखुद्दीन अली अहमद, ये नहीं रहे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, ये राष्ट्रपति रहे हैं 1974 से लेकर 1977 तक। फिर कह रहा है शंकर दयाल शर्मा, हाँ, ये उपराष्ट्रपति रहे हैं 1987 से लेकर 1992 तक। फिर कह रहा है नीलम संजीव रेड्डी, ये भी नहीं रहे हैं, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति रहे हैं, ये राष्ट्रपति रहे हैं 1977 से लेकर 1982 तक। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4। आगे कह रहा है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रमांक जो है वो 12वां है और ये 2007 से लेकर 2017 तक रहे हैं। और अभी जो है वो 13वें राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से अभी तक कार्यरत हैं। आगे कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। ये तो गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही जो होता है वो वास्तविक नेता होता है, ठीक है। फिर कह रहा है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। फिर कह रहा है वो अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये भी गलत है, बर्खास्त कर सकता है, तो ये भी गलत है। प्रधानमंत्री, देखिए सभी मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नियुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होता है। देखिए अनुच्छेद 75 आप लोग पढ़े होंगे, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से अनुमति है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना आवश्यक देनी होगी, ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है,
ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय सरकार का मुख्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 74 का 1 इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के जो दायित्वों का है, अनुच्छेद 78 आप लोग पढ़े होंगे। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, यही लिखा हुआ है अनुच्छेद 78 में। आगे कह रहा है कैबिनेट का तात्पर्य है, तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। देखिए कैबिनेट या मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल और कैबिनेट सेम चीज़ है। मंत्री परिषद की अगर बात करता है तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बात करेगा तो उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ही बस शामिल होंगे। आगे कह रहा है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसके पास होती है। तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होते हैं वो केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जो है वो प्रधानमंत्री में ही निहित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी, ये गलत है। समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। और ये कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 77 के अकॉर्डिंग भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ हैं जो राष्ट्रपति के नाम से कही हुई की जाएंगी। ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। देखिए प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वो वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री अगर उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा अपनियुक्ति को विवेचित करता है। तो यह करता है अनुच्छेद 75। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदयुक्ति को विवेचित करता है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे एक 75 का 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। फिर एक पढ़े होंगे अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। फिर एक पढ़े होंगे अनुच्छेद 75 का 3, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आगे कह रहा है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन जनरली लोकसभा का सदस्य होते हैं क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का सदस्य हो।
आगे कह रहा है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सब के भी अध्यक्ष जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप में सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपना नेता चुन लिया गया हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य बनने जाना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह बाद वो अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। आगे कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? अभी हम लोगों ने देखा कि वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का एक सदस्य होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए कम से कम 30 साल और राज्यसभा के लिए कम से कम 25 साल। तो वो 25 साल के लिए भी अगर हो जाए तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल। तो अगर वो 25 साल का भी है तो वो बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। आगे कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है वो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री पद का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधानों के प्रावधानों से हटकर हुआ है। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कब से कब तक रहे हैं? ये 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे और ये असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को की अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत ही प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे कह रहा है कि अगर लिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है, यह आपसे कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ये गलत है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन को छोड़िए बात, वो बाहर के भी व्यक्तियों को भी चयन कर सकता है। मतलब मंत्रियों के चयन में वो किसी का भी चयन कर सकता है, बाहर का भी कोई व्यक्ति है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना जो है वो अनिवार्य हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है कि इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करके वो अपने किसी को भी मंत्री बना सकता है। फिर आगे कह रहा है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए वो पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो अनुच्छेद 75(5) के अकॉर्डिंग 6 माह तक संसद सदस्य रह सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना जो है वो अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, यह तो बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, ये गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन यानी लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन मतलब राज्यसभा का भी हो सकता है, यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है मंत्रिमंडल का सदस्य,
लेकिन 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य उसको बनना जरूरी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। अनुच्छेद 74 का 3 संविधान में है ही नहीं, तो ये तो गलत है ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किससे प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है, यह बोला जा रहा है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये गलत है, यही सही स्थिति नहीं है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही वर्णित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार के गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद जो है वो कार्य करते रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ जो है वो संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 75 का 3। और कह रहा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे, ये गलत है क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद जो है वो धारण करते हैं अनुच्छेद 75(2) के अनुसार। ठीक है, तो पहला जो है वो सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये गलत है क्योंकि केंद्र में मंत्रिपरिषद जो है संसद नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आगे कह रहा है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 75 के 2 के अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अनुच्छेद 78 के क के अनुसार प्रधानमंत्री विधि एवं प्रशासन संबंधी प्रस्ताव की संसूचना जो है वो राष्ट्रपति को देगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 78 के क के तहत। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो यह किसका किया जाता है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, यह जो है वो परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत खो देता है तो वो त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है किंतु निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो मंत्रिपरिषद कौन प्रस्ताव रख सकता है, विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो विश्वास प्रस्ताव मतलब इस प्रकार के जो प्रस्ताव हैं उनको लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार जो है वो विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। आगे कह रहा है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है और लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के। आगे कह रहा है अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो एक है नियम 199। नियम 199 के अंतर्गत अगर मंत्री को अपना त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर।
आगे कह रहा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है और तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 50। आगे कह रहा है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के संविधान में इस तरह का कोई भी अविश्वास प्रस्ताव का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 118 के 1 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। फिर आगे कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 का 3 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद जो होगा वो लोकसभा के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसी के कारण अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो लाभ के पद का निर्णय कौन करता है। लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघीय संसद दोनों करता है। देखिए, कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद का आधार पर निर्णय घोषित करता है, तो वो अपने लाभ के पद के कारण निर्णय है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है। और कोई पद अगर संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निर्भरता है तो लाभ का पद है कि नहीं, तो इसका निर्णय जो है वो संघीय संसद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रपति और राज्यपाल भी होगा और संघीय संसद भी होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ब्लैंक के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका के अधीन रह के काम करती है। देखिए, भारत में जो है वो संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन ही रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन जो है वो विधायिका के सदस्यों में से ही होता है और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे कह रहा है प्रदेश का कौन सा नेता जो है वो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने। यह बात कर रहा है कैलाश नाथ काटजू की। कैलाश नाथ काटजू जो थे वो नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे और वो इसी वर्ष देश के तीसरे गृह मंत्री भी बने थे। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार भी सौंपा गया था और वो 1957 से लेकर 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश नाथ काटजू। आगे कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था। तो प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री बने थे B.R. अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सिंह क्या थे, बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिम सरकार जो 1946 में था उसमें कानून मंत्री कौन थे, तो उसमें कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है। B.R. अम्बेडकर से एक चीज़ याद रखिएगा, B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में इनका पहली बार निर्वाचन जो है वो बंगाल से हुआ था और देश बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन जो है वो बॉम्बे से हुआ था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो भारत के संविधान में उल्लेखित कौन नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, कार्यवाहक। देखिए, अगर 12वें प्रधानमंत्री की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को अगर शामिल कर दीजिएगा तब H.D. देवगौड़ा हो जाएंगे, जो कि 1996 से लेकर 1997 तक इस पद पे रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देवगौड़ा। H.D. देवगौड़ा से याद रखिएगा यह पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देवगौड़ा की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हम लोगों को देखा 1996 से 1997। चंद्रशेखर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1990 से 1991। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करेंगे तो 1998, वहाँ 1998 होना चाहिए, 1998 से 2004। और इंद्र कुमार गुजराल की बात करेंगे तो 1997 से 1998। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करेंगे तो 1989 से 1990। विश्वनाथ प्रताप सिंह से एक चीज़ याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले यह प्रथम प्रधानमंत्री थे।
आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ये हुए हैं, 1947 से लेकर 1964 तक यही प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। इंदिरा गांधी भी नियुक्त हुई हैं क्योंकि 1966 से 1997 तक रही हैं और फिर 1980 से लेकर 1984 तक रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी नियुक्त हुए हैं, ये पहली बार नियुक्त हुए थे 1998 से 1999 तक, फिर 99 से लेकर 2004 तक। गुलजारी लाल नंदा की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा भी 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी जो हैं वो एक बार से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समानांतर के बाद सुशोभित किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा था जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 64 से लेकर 66 तक। गुलजारी लाल नंदा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 बार कार्यवाहक रहे ही हैं। इंदिरा गांधी भी 66 से लेकर 77 तक और फिर 80 से लेकर 84 तक। अटल बिहारी वाजपेयी भी 98 से लेकर 99 तक और फिर 99 से लेकर 2004 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3, 4 और 5। देखिए कह रहा है कि इसमें से गुलजारी लाल नंदा जो है वो 2 बार बने हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इनमें 1947 से लेकर 1964 तक कोई गैप नहीं था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर नहीं होगा। तो 3, 4, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा, 3, 4 और 5। कह रहा भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है वो देश से हुई थी। तो देश से बाहर मृत्यु हुई है लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर कब से कब था, 1964 से लेकर 1966 तक। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु जो है वो भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी हुआ करती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, यह पूछ रहा है। तो HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये तो नहीं होगा। PV नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के रहे थे। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के रहे थे। चंद्रशेखर नहीं रहे थे कहीं के मुख्यमंत्री, ये 1990 से लेकर 1991 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। मोरारजी देसाई अभी हम लोगों ने देखा ये महाराष्ट्र के रहे ही थे। चौधरी चरण सिंह यूपी के रहे थे। PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रहे थे। चंद्रशेखर नहीं रहे थे कहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। फिर आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रीत्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये सब तो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन चंद्रशेखर जो थे वो लोकसभा से सदस्य थे। ये बलिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था। तो कौन उपस्थित नहीं हुआ था, चौधरी चरण सिंह। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो चौधरी चरण सिंह। इनका टेन्योर कब से कब तक था, 1979 से लेकर 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे और ये पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई थी। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस कर लिया गया था और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आगे कह रहा है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है, तो वो अनुच्छेद 352 में हुआ है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है और लिखा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो BP सिंह रहे ही हैं, B चौहान भी रहे हैं, R वेंकटरमन भी रहे हैं और प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों रहे हैं। आगे कह रहा है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। ये बात है 1991 की, जब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया था और इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव के द्वारा। ये कब से कब तक थे, इनका टेन्योर था 1991 से लेकर 1996 तक
और ये पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आगे कह रहा है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ये बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ये भी सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि, ये भी सही है। वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण जो है वो नहीं है। आगे कह रहा है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। फिर कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना होगा ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है परंतु कारण जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि भारतीय संविधान में कोई भी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद पर और उसके उत्तरदायित्वों के निर्वहन का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। फिर कह रहा है वो उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित है, ये गलत है क्योंकि यह राष्ट्रपति में निहित है और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। फिर कह रहा प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है बल्कि कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो वो एक ही सही है और ना ही 2 सही है। आगे कह रहा है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, ये गलत है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि कोई भी सदन का सदस्य हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। तो यहाँ पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। आगे कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो यह कौन बताता है? यह बताता है 51वां संविधान संशोधन 2003। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो थी वो 18 थी, यह बिल्कुल सही है और वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो है वो 36 है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज जो है वो भारत से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सरकार के द्वारा या फिर उसके किसी मंत्रालय के द्वारा किसी विषय पर विस्तृत या आधिकारिक विवरण जो है वो श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। आगे कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये किसके होगा? अनुच्छेद 257 के 1 के अनुसार होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है?
मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, हाँ ये है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, ये भी है। और मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। जेल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन है, ये बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, सही है। राजीव गांधी कर्मभूमि, ये गलत है, क्योंकि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि, ना कि कर्मभूमि। ठीक है, इनका है वीरभूमि। और कर्मभूमि की अगर बात करते हैं तो ये शंकर दयाल शर्मा का है। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इनका टेन्योर था 1964 से लेकर 1966। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है वो 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हो जाती है। देखिए, अभी तक कुल 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन तीनों की मृत्यु जो है वो उनके पदावधि के दौरान ही हो जाती है। आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। तो यह किया गया था 1951 में। संसदीय सचिव जो होता है वो एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य जो है वो कैबिनेट मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की सहायता करना होता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह जो है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद जो है वो धारण करता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा भारत के महान्यायवादी, और कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार। आगे कह रहा है भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 76 का 1, इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अयहरित किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो महान्यायवादी को समझा जाता है। और महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार का विधि सलाहकार है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि महान्यायवादी जो है वो सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार का। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो ये है महान्यायवादी को, और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार, याद रखिएगा। आगे कह रहा है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि देखिए भारत का महान्यायवादी जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या सदनों की किसी संयुक्त बैठक में या संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 88 के अनुसार। फिर आगे कह रहा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। क्योंकि महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है और उसे राष्ट्रपति ही उसे क्या कर सकते हैं, पदयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। अच्छा, ना होने पर भी, तो अभी हम लोगों ने देखा भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो भाग ले सकता है अनुच्छेद 88 के तहत, लेकिन उसको मत देने का अधिकार जो है वो नहीं होगा।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा भारत का अटॉर्नी जनरल, और कौन से अनुच्छेद 88 के तहत। आगे कह रहा है भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो अच्छा सही नहीं है यहाँ पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, सही है। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, हो सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ 1, 2, 3 जो है वो सही है और 4 गलत है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट कह रहा है सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो कानूनी सलाहकार होता है। हम लोगों ने अभी देखा था कि महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी सलाहकार। नेक्स्ट कह रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा, एडवोकेट जनरल देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा एडवोकेट जनरल, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार। और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल जो है वो नियुक्त करता है, और वह जो है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न जो है वो पद धारण करता है। आगे कह रहा है इनमें से कौन जो है वो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है, महाधिवक्ता है, जो कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, और यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 148A के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 148 के तहत। एक्चुअली भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 148 से लेकर 151 तक हैं। और यह जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है, यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यह किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। फिर भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं अनुच्छेद 151 के 1 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक का पद सृजन किया जाता है। तो यह संविधान के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो पद पर नियुक्ति का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इनमें से जो भी पहले हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। लेकिन ध्यान रहे वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद व धारण नहीं कर सकता है। आगे कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। कह रहा है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सामान्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उनको राष्ट्रपति पदयुक्त कर सकता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148A के अनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसको पदयुक्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसे रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो अभी हम लोगों ने देखा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या फिर असमर्थता होगा। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सामान्य होती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये तो करता है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी होता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी होता है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये उसका काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो यह किसकी जिम्मेदारी है? संसद की जिम्मेदारी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक ही रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में ही नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ जो हैं वो वर्णित हैं। नेक्स्ट कह रहा भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि यह लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया? यह किया गया था 1976 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। आगे कह रहा है 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG के लेखों की जानकारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये गलत है। क्योंकि देखिए अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। फिर कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, ये भी गलत है। क्योंकि सलाहकारी अधिकारिता जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। तो यहाँ पे पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2 सही है। आगे कह रहा है लोक निधि का अभिभावक जो है वो किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक जो है वो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक ही जो है वो संघ और राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है और इसी कारण उसे लोक निधि का अभिभावक जो है वो कहा जाता है। आगे कह रहा है भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कार्य करते हैं। तो कह रहा लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि यह देखे कि भारत या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सके। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आता है, सार्वजनिक राजस्व भी आता है, वित्तीय प्रशासन भी आता है, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन यह नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।